हाँ जी, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। गौतम एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं कौशल गौतम आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम शिक्षा मनोविज्ञान की संपूर्ण श्रृंखला का क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हमारी एक और क्लास हुई जिसमें हमने मनोविज्ञान के सामान्य परिचय पर चर्चा की, और हमने इससे पहले जो हमारी एक और कक्षा आयोजित हुई है उसमें हमने मनोविज्ञान से संबंधित विभिन्न दार्शनिकों, विभिन्न विचारकों के बारे में अध्ययन किया। आशा करता हूं कि आप सभी ने वो क्लास देखी होगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति के क्या कारण है, या मनोविज्ञान का इतिहास क्या है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है मनोविज्ञान का इतिहास या मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की रही है, या मनोविज्ञान का जो विकास है या क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ है, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है माने प्री रीट में जो शिक्षा मनोविज्ञान है इस विषय से संबंधित है, हमारे एग्जाम में 30 प्रकार के टोटल प्रश्न बनते हैं, जबकि अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान से टोटल 10 प्रकार के प्रश्न बनने की प्रोबेबिलिटी है। दोस्तों, किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करने से पहले हमें यह जानना बेहद जरूरी होता है कि ये जो विषय वस्तु है इसके कंटेंट में हम पढ़ते क्या हैं। वास्तव में जो शिक्षा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान विषय वस्तु है, इसका उद्भव कैसे हुआ है, इसकी उत्पत्ति के क्या स्रोत हैं, वास्तव में ये जो विषय जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं इसको अध्ययन के क्षेत्र में क्यों शामिल किया गया, या मनोविज्ञान का दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, इन सभी विभिन्न प्रकार के तथ्यों पर हम चर्चा करते हुए वन बाय वन प्रत्येक कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मेरा प्रयास रहेगा कि मनोविज्ञान से संबंधित प्रत्येक जो कंसेप्ट हैं उसको अपन दैनिक जीवन से जोड़ते हुए और दिन प्रतिदिन की घटनाओं में जितनी भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान हम मनोविज्ञान की सहायता से किस प्रकार कर सकते हैं आदि, इन सभी तथ्यों पर, इन सभी कंसेप्ट को आसान भाषा में और सरल तरीके से समझते हुए इस संपूर्ण सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मनोविज्ञान के इतिहास या मनोविज्ञान के विकास पर यदि चर्चा की जाए तो मनोविज्ञान के विकास की ऐतिहासिक व्याख्या जानने हेतु तो हमें निश्चित रूप से प्राचीन काल में जाना होगा। प्राचीन काल में उस आदि मानव की अवस्था को समझना होगा कि उस समय, उस प्राचीन काल में उस आदि मानव की अवस्था कैसी थी, उसका जीवन कैसा था। दोस्तों, आप भली भांति जानते हो कि उस प्राचीन काल में उस आदि मानव की न कोई भाषा थी, न ही किसी प्रकार का कोई सामाजिक व्यवहार था। ये जंगलों में शिकार करके कच्चा मांस खाया करता था और वस्त्रहीन अवस्था में ही ये रहा करता था। देखा जाए तो उस प्राचीन काल, उस आदि काल में ये जो मानव था, ये जो आदि मानव था, ये वस्त्रहीन था, विचारहीन था, सभ्यताहीन था। लेकिन इन सभी समस्याओं का सामना करने के बाद भी ऐसा देखा जाता है कि ये जो आदि मानव था, इस आदि मानव ने निश्चित रूप पर 2 प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। ये दोनों प्रकार की समस्याएं निश्चित रूप से इस आदि मानव के सामने जरूर आई होगी, जिसमें सबसे पहली है आंधी व तूफान। निश्चित ही इस आदि मानव ने ये जो समस्या है, आंधी और तूफान जैसी समस्याओं का सामना जरूर किया होगा। एक और समस्या इस आदि मानव के सामने ये रही होगी कि ये जो आदि मानव है या ये जो प्राचीन मानव है, इसने स्वप्न की समस्या का जरूर सामना किया होगा। निश्चित ही हम ये कह सकते हैं कि ये जो आदि मानव था सपने तो जरूर देखता होगा। आगे चलकर ऐसा देखा जाता है कि ये जो समस्या थी, स्वप्न की समस्या, इस स्वप्न की समस्या का विश्लेषण करने हेतु ये जो आदि मानव है, ये आदि मानव निरंतर प्रयत्नशील बन गया। जैसे समय बदला, युग परिवर्तन की प्रक्रिया ने इसको धीरे धीरे विचारशील बनाया, और ऐसा माना जाता है कि ये जो आदि मानव था इसने पूर्ण रूप से मानव का स्वरूप ग्रहण कर लिया। दोस्तों, भले ही ये आदिकाल का मानव विचारहीन हो, सभ्यताहीन हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये सभ्यता की सीढ़ी चढ़ते हुए धीरे धीरे समय ने इसको पूर्ण रूप से मानव का स्वरूप प्रदान कर दिया। परिणाम स्वरूप ये स्वप्न की समस्या का विश्लेषण करने हेतु प्रयत्नशील बन जाता है, और हम ये देखते हैं कि ये जो इसी की सहायता से हमें ये देखने को मिलता है कि मनोविज्ञान का वैज्ञानिक स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। दोस्तों, आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ है। इससे पहले वाली क्लास में
हमने ये देखा है कि जो मनोविज्ञान है, जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं, मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी के हमने शाब्दिक अर्थ पर चर्चा की। प्रिय विद्यार्थियों, जो ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के बारे में हमने इससे पहली वाली क्लास में इतना देखा कि ये जो साइकोलॉजी शब्द हैं, ये ग्रीक भाषा के ही दो शब्दों साइकी और लोगोस से मिलकर बना है। देखा जाए तो यहाँ साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, और जब इन दोनों शब्दों का ही एकीकरण होता है तो यहाँ से साइकोलॉजी का एक और अर्थ, जिसे अपन शाब्दिक अर्थ कहते हैं, वो हमारे सामने निकल कर आता है, जिसे हम कहते हैं आत्मा का अध्ययन। बेसिकली ऐसा देखा जाता है कि लगभग 4वीं-5वीं सदी ईसा पूर्व हम मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा मानसिक दर्शन के अंतर्गत पढ़ा करते थे। और हमने ये भी देखा कि जो सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं अरस्तु की एक पुस्तक थी डे एनिमा, और उसी पुस्तक के अंतर्गत जो ये दार्शनिक हुए हैं अरस्तु, इन्होंने इसी मानसिक दर्शन को मनोदर्शन नाम दिया है। धीरे धीरे जैसे ही समय बदलता है और ये जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, उसने अपने आप को दर्शन शास्त्र से अलग किया और एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन इस विषय के सामने ये समस्या रही कि वास्तव में यह जो मनोविज्ञान है, इसने अपने आप को दर्शन शास्त्र से अलग तो कर लिया है, लेकिन इसके विषय वस्तु में, इसके कंटेंट में हम पढ़ेंगे क्या? ये जो विषय वस्तु है, ये किसका अध्ययन करेगी? ये जो समस्या है, बड़ी मेजर समस्या थी उस समय। लगभग 16वीं शताब्दी के समय जो मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित जो विभिन्न दार्शनिक थे। दोस्तों, यहाँ साइकी का जो अर्थ है उस पर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। इसका जो अर्थ मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि यह, इसका जो अर्थ है वो है आत्मा, जबकि ये जो लोगस है, लोगस का अर्थ है अध्ययन। और जब इन दोनों शब्दों का जैसे ही एकीकरण होता है तो यहाँ साइकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ में देखने को मिलता है, वो संपूर्ण रूप से ये देखने को मिलता है कि साइकोलॉजी को हम आत्मा का अध्ययन कहते हैं। दोस्तों, विभिन्न दार्शनिकों ने हमें इसे समझाने का इस प्रकार से प्रयास किया। एक मत उनके विचारों से हमें उनके दर्शन के अंतर्गत देखने को मिलता है कि वो बताते हैं कि दोस्तों, इस संसार में प्रत्येक प्राणी के शरीर में या उसके मन मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। जैसे ही ये ऊर्जा उस प्राणी के शरीर से निकल जाती है तो वो जो प्राणी है मृतप्राय हो जाता है। और इसी ये जो ऊर्जा है, उसी को उन्होंने अपने दर्शन के अंतर्गत नाम दिया साइकी, जिसका ही अर्थ होता है आत्मा। तो यहाँ से साइकोलॉजी का हमें एक शाब्दिक अर्थ देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं आत्मा का अध्ययन। दोस्तों, 16वीं शताब्दी के दौरान रुडोल्फ गोएकले की जो एक पुस्तक आती है साइकोलॉजिया, उसमें दुनिया के सामने सबसे पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। आप सभी इस तथ्य को या इस फैक्ट को भली भांति जानते हो। लेकिन जैसे ही दर्शन शास्त्र की शाखा से मनोविज्ञान को अलग किया गया या अपने आप को स्वतंत्र किया या स्वतंत्र स्थायित्व इसका स्थापित हुआ, तो ये समस्या रही कि मनोविज्ञान आखिरकार ये जो विषय वस्तु हैं, किस विषय वस्तु का अध्ययन करेगी। तो विभिन्न दार्शनिकों के मतानुसार हमें ये देखने को मिलता है कि लगभग 16वीं शताब्दी के समय, 16वीं शताब्दी के समय मनोविज्ञान ने 16वीं शताब्दी के समय मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा गया। आत्मा का अध्ययन कहा गया, या मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में, मनोविज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। और ये जो 16वीं शताब्दी के दौरान इसका समर्थन कर रहे थे कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है या आत्मा का अध्ययन है, इसके जो समर्थन करता रहे प्रमुख रूप से देकार थे, अरस्तु और प्लेटो जैसे महान विद्वान। ये जो संप्रदाय हैं या ये जो अभिप्राय हैं, इसका समर्थन करने वाले प्रमुख रूप से ये मनोवैज्ञानिक रहे। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय बदला, जैसे ही ये 16वीं शताब्दी से लगभग जैसे ही 17वीं शताब्दी तक आते आते ऐसा देखा जाता है कि मनोविज्ञान ने फिर से अपना दृष्टिकोण बदल लिया। लगभग जैसे ही 17वीं शताब्दी का समय आता है तो इटली के ही दो ऐसे मनोवैज्ञानिक आते हैं, पोम्पोलोजी और थॉमस रीड नाम से। ये जो आत्मावादी थे या जो इस आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान का समर्थन करने वाले जो प्रमुख रूप से दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक थे, देकार थे, अरस्तु, प्लेटो और इनके साथ में जो अन्य और भी सहयोगी थे,
इनकी ये जो 17वीं शताब्दी में पोम्पोलॉजी और थॉमस रीड के बारे में मैंने आपको बताया, उन्होंने इसकी खूब आलोचना की। आलोचना करते हुए इन्होंने ये कहा कि यदि एक मनोविज्ञान विषय वस्तु है जो कि आत्मा का अध्ययन करती है या आत्मा का विज्ञान है, तो आत्मा के बारे में पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से बताया जाए कि वास्तव में आत्मा कहते किसे हैं, आत्मा का स्वरूप क्या होता है, आत्मा की प्रकृति कैसी होती है। तो 16वीं शताब्दी में जो प्रचलित मत था कि ये जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है या आत्मा का अध्ययन करती है। इस आत्मा शब्द को परिभाषित करने में ये जो आत्मावादी थे, देकार्ते, अरस्तु, प्लेटो और इनके सभी जो सहयोगी थे वो असमर्थ रहे। परिणाम स्वरूप ये देखा जाता है कि 17वीं शताब्दी के समय लगभग 17वीं से और 18वीं शताब्दी तक, जैसे ही 17वीं शताब्दी का प्रारंभ होता है, मनोविज्ञान ने अपना ये जो आत्मा का अध्ययन है इस अभिप्राय को त्याग दिया। दोस्तों, जैसे ही 17वीं शताब्दी का समय आता है, 17वीं शताब्दी के समय ये जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को मन, वो मस्तिष्क का विज्ञान या मस्तिष्क का अध्ययन कहा गया। अर्थात 17वीं शताब्दी के दौरान मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। अर्थात ये कहा गया, ऐसा माना गया कि ये जो मनोविज्ञान है मन मस्तिष्क का अध्ययन करता है, मन मस्तिष्क का विज्ञान है। और इसके जो प्रमुख रूप से समर्थन करता रहे वह रहे पोम्पोलॉजी, थॉमस रीड, और इन दोनों का जो संबंध है वह इटली से रहा है। इनके साथ में और भी इनके समर्थन करता रहे, जैसे होब्स, लॉक, स्पिनोजा आदि मनोवैज्ञानिक इनके समर्थन करता रहे। और ये जो संप्रदाय रहा 17वीं शताब्दी तक चलता रहा, और ये लगभग पूर्ण रूप से 18वीं शताब्दी तक भी मनोविज्ञान के लिए मन और मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को जाना जाने लगा। दोस्तों, जैसा हमने ये देखा कि ये जो आत्मावादी थे 16वीं शताब्दी के दौरान, जो ऐसा मानते थे कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करता है या आत्मा का विज्ञान है, उनकी आलोचना करने वाले प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक रहे ये रहे होब्स, लॉक, कॉन्ट, स्पिनोजा और पोम्पोलॉजी, थॉमस रीड जैसे महान मनोवैज्ञानिक। ये जो मनोवैज्ञानिक है पोम्पोलॉजी, थॉमस रीड, इनकी भी लगभग 19वीं शताब्दी के दौरान 5 मनोवैज्ञानिकों का ऐसा गुट बनता है जो ये पांचों मनोवैज्ञानिक, ये जो मनोवैज्ञानिक थे पोम्पोलॉजी, थॉमस रीड, इनकी खूब आलोचना करते हैं। आलोचना करने का महत्वपूर्ण कारण भी ये रहता है कि जब इनसे पूछा जाता है कि यदि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का अध्ययन करता है तो मन और मस्तिष्क के बारे में बिल्कुल स्पष्ट किया जाए कि मन की स्थिति कैसी होती है, मन का स्वरूप कैसा होता है। और ये सभी जो मनोवैज्ञानिक हैं ये मनोविज्ञान के लिए मन मस्तिष्क के अध्ययन या मन मस्तिष्क के विज्ञान को समझाने में असफल रहते हैं। परिणाम स्वरूप ये देखा जाता है कि मनोविज्ञान एक बार फिर से अपना दृष्टिकोण चेंज करता है और मनोविज्ञान के लिए एक और अभिप्राय निकलकर सामने आता है। और ये जो समय रहा ये रहा 19वीं शताब्दी के दौरान। विद्यार्थियों, 19वीं शताब्दी के दौरान 19वीं शताब्दी ईस्वी के समय जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। और चेतना के विज्ञान या चेतना के अध्ययन के जो समर्थन करता थे प्रमुख रूप से 5 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनमें शामिल है विलियम वुंड, जिनके बारे में हमने पहली कक्षा में जानकारी ली थी। विलियम जेम्स, जेम्स सली, वयूज और ब्रैडफोर्ड टिचनर। इन 5 मनोवैज्ञानिकों का 19वीं शताब्दी के दौरान में एक ऐसा गुट बनता है जो ये मिलकर इस बात का समर्थन करते हैं कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का अध्ययन नहीं करके बल्कि चेतना का विज्ञान है, चेतना का अध्ययन करता है। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के दौरान एक और मनोवैज्ञानिक ऐसे आते हैं जिनका नाम है विलियम मैकडूगल।
दोस्तों विलियम मैकडूगल नामक मनोवैज्ञानिक ने ये जो चेतना का विज्ञान है या चेतना का अध्ययन है, इसका जो समर्थन कर रहे थे ये प्रमुख रूप से 5 मनोवैज्ञानिक और इनके अन्य और भी जो समर्थन करता थे। ये विलियम मैकडूगल ये जो चेतना का अध्ययन है इसकी बड़ी निंदा करते हैं। विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक आती है जिसका नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी ये विलियम मैकडूगल की पुस्तक रही है और इसी पुस्तक के लगभग पेज नंबर या पृष्ठ नंबर 16 पर चेतना शब्द की कड़ी निंदा की गई है। विलियम मैकडूगल ने इतना तक बताया कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मनोविज्ञान जैसे विषय वस्तु के लिए चेतना जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। विलियम मैकडूगल प्रमुख रूप से इसकी आलोचना करता रहे। प्राय आप जब मनोविज्ञान विषय वस्तु के अंतर्गत जब आप मनोविश्लेषणवाद संप्रत्यय को जब आप पढ़ते हो तो जो मनोविश्लेषणवाद जो संप्रत्यय हैं इसके बारे में मनोविज्ञान की ही जो सिंगम है, जिन्हें हम सिगमंड फ्राइड के नाम से जानते हैं, उन्होंने मन की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया कि मन की प्रमुख रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसे हम चेतन मन और अचेतन मन, और इन दोनों के बीच में जो कड़ी है, जो एक सेतु है, जो एक ब्रिज का कार्य करता है, जिसे अपन अर्धचेतन नाम से जानते हैं। उन्होंने ये तक बताया कि जो ये चेतन जो मन की जो अवस्था होती है वह केवल 10% ही होती है, जबकि 90% भाग अचेतन मन होता है। इन्हीं प्रमुख कारणों के द्वारा भी हम ऐसा समझते हैं कि ये जो मनोविज्ञान के लिए ये जो दृष्टिकोण था चेतना का अध्ययन या चेतना का विज्ञान, इसकी प्रमुख रूप से आलोचना की गई। परिणाम स्वरूप यह देखा जाता है कि जैसे ही 20वीं शताब्दी का समय आता है तब 20वीं शताब्दी के दौरान एक और मनोवैज्ञानिक ऐसे आते हैं जिनका नाम है वाटसन। वाटसन ने ही सबसे पहली बार 20वीं शताब्दी के दौरान हमें सबसे पहले ये स्पष्ट किया था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध रूप से विज्ञान है। दोस्तों जब हम चर्चा करते हैं 20वीं शताब्दी के समय, 20वीं शताब्दी के समय ये जो मनोविज्ञान था, मनोविज्ञान ने फिर से अपना दृष्टिकोण परिवर्तित किया और मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन के नाम से परिभाषित किया गया। और इसके जो प्रमुख समर्थन करता रहे वह प्रमुख रूप से मनोवैज्ञानिक हैं वाटसन इसके समर्थन करता रहे। वाटसन इन्होंने लगभग 1913 में स्पष्ट रूप से यह बताया था कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का सकारात्मक और धनात्मक विज्ञान है। दोस्तों ये जो वाटसन है, वाटसन के लिए आप एक फैक्ट है जो निश्चित रूप से याद रखें कि जो वाटसन मनोवैज्ञानिक है, वाटसन को 20वीं सदी का चमकता हुआ सितारा कहा जाता है। यदि कभी आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि 20वीं सदी का चमकता हुआ सितारा किस मनोवैज्ञानिक के लिए प्रयोग किया जाता है, तो 20वीं सदी का चमकता हुआ सितारा वाटसन को कहा जाता है। दोस्तों ये जो वाटसन है, वाटसन के व्यवहारवाद को मन रहित मनोविज्ञान कहा जाता था। तो वाटसन के जो ये व्यवहारवाद है इसको मन रहित मनोविज्ञान या मन रहित व्यवहारवाद कहा जाता है। दोस्तों यदि चर्चा की जाए व्यवहार पर कि व्यवहार वास्तव में कहते किसे हैं या व्यवहार के दृष्टिकोण में हम ऐसा क्या देखते हैं कि व्यवहार की संकल्पना क्या है, तो व्यवहार के बारे में आप इतना जरूर ध्यान रखें कि इस संसार में जो कोई भी व्यक्ति है या जो प्रत्येक प्राणी है, वो जो कोई भी कार्य करता है या जो किसी भी प्रकार की क्रिया करता है वो व्यवहार के अंतर्गत शामिल होती है। दोस्तों वातावरण के प्रति जो प्राणी की समस्त प्रकार की उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं होती है, उन सभी क्रियाओं को हम व्यवहार के अंतर्गत शामिल करते हैं। वाटसन महोदय बताते हैं कि प्रत्येक प्राणी का जो व्यवहार होता है उस व्यवहार पर वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इन सभी तथ्यों की सहायता से हम ये देखते हैं कि वर्तमान में ये जो मनोविज्ञान है ये व्यवहार के अध्ययन को अपनाता है और व्यवहार का विज्ञान है। दोस्तों हमने ये देखा कि लगभग मनोविज्ञान ने 16वीं शताब्दी के दौरान आत्मा को त्यागा
और लगभग 17वीं और 18वीं शताब्दी के समय मनोविज्ञान फिर से अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करता है। मन मस्तिष्क के रूप में, मन मस्तिष्क के अध्ययन या मन मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को जाना जाता है। जैसे ही आगे समय आता है 19वीं शताब्दी का, 19वीं शताब्दी के समय मनोविज्ञान फिर से अपना अभिप्राय या अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करके चेतना के विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। इसके पश्चात जैसे ही इन आत्मा की, मन मस्तिष्क और चेतना जैसे अध्ययन या विज्ञान की आलोचना हुई, तो मनोविज्ञान ने अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करके और वर्तमान में व्यवहार के अध्ययन को अपनाया। ये जो अर्थपूर्ण मनोविज्ञान की यात्रा है, इससे संबंधित एक और मनोवैज्ञानिक ऐसे आए जिनका नाम है वुडवर्थ। वुडवर्थ मनोविज्ञान की इस अर्थ यात्रा एक परिभाषा देते हैं और वुडवर्थ महोदय ये बताते हैं कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को त्यागा, फिर मन मस्तिष्क को छोड़ा और चेतना खोई और अंत में व्यवहार को अपनाए हुए हैं। ये जो वुडवर्थ की ये जो परिभाषा है, इसको मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा परिभाषा कहा जाता है। विद्यार्थियों, ये जो वुडवर्थ हैं, वुडवर्थ मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा परिभाषा देते हुए ये बताते हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, उसके पश्चात मन मस्तिष्क को छोड़ा, मन मस्तिष्क को छोड़ा और बाद में चेतना खोई, चेतना खोई और अंत में ये व्यवहार को अपनाए हुए हैं, व्यवहार को अपनाए हुए हैं। और ये जो वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक की ये जो संपूर्ण रूप से ये जो परिभाषा है, इसको मनोविज्ञान के क्षेत्र में मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा परिभाषा के नाम से संबोधित किया गया। मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा परिभाषा। तो ये फैक्ट आप जरूर ध्यान रखें। शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित विभिन्न सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी परिभाषा को एग्जामिनर ने कई बार पूछा हुआ है। आप सबने इससे पहले भी शिक्षा मनोविज्ञान विषय वस्तु का अध्ययन किया होगा, तो इसी परिभाषा को न जाने कितने ही एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। तो ये जो परिभाषा है ये वुडवर्थ महोदय की है। और जब हम आगे देखते हैं तो वुडवर्थ महोदय एक और परिभाषा देते हैं कि वातावरण के सापेक्ष व्यक्ति की जो क्रियाओं का जो अध्ययन होता है उसे ही हम मनोविज्ञान कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद में हम क्लास को खत्म करें इससे पहले एक और परिभाषा है जो जॉन ब्रोड्स वाटसन की है, उसके बारे में और समझ लेते हैं। दोस्तों, वाटसन महोदय बताते हैं या वाटसन महोदय व्यवहार के संबंध में एक और परिभाषा देते हैं। वो ऐसा बताते हैं कि मुझे कोई एक बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूं। तो ये जो मनोविज्ञान के व्यवहारवाद से संबंधित जो एक कोटेशन है, ये जो परिभाषा है, ये वाटसन महोदय की है। दोस्तों, ये जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान को वाटसन महोदय ने व्यवहार का विज्ञान कहा है। वाटसन महोदय बताते हैं कि ये जो मनोविज्ञान है व्यवहार का सकारात्मक और धनात्मक मनोविज्ञान है। दोस्तों, इस क्लास में हमने मनोविज्ञान के संपूर्ण विकास, इसकी उत्पत्ति के क्या स्रोत हैं, मनोविज्ञान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी रही है, इस सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की। आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों को यह क्लास पसंद आई होगी। यदि दोस्तों आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है, शिक्षा मनोविज्ञान की संपूर्ण कक्षा का आपको लगता है कि ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होगी, तो आप सभी गौतम एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसके अंतर्गत डाला हुआ है। आप वहां से लिंक पर क्लिक करके और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। इसका फायदा ये होगा कि हमारे चैनल पर जितने भी विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जितनी भी अपडेट आती है, उसकी सूचना आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और जितनी भी क्लासें यहाँ हमारे द्वारा आयोजित करवाई जाती है, उन सभी क्लासों के जो हस्तलिखित और जो हैंड राइटिंग रिटर्न नोट्स होते हैं, वो पीडीएफ फॉर्म में आप वहां से बिल्कुल फ्री में निःशुल्क प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इसी क्लास का जो पहला कमेंट है जो पिंड किया हुआ है, उसमें भी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी को ये क्लास अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी।
ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।